डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जनरल मेटलर्जिकल ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं। मीन्स मेटलर्जी की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ये सब हमने पढ़ लिया है। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हम शुरुआत मेटलर्जी की करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर से। उसके बाद हम ओर को किसी रेड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अंदर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। इसके बाद जो ओर है, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के बाद ऑप्टेन ओर है, इसका हम मेटल में रिडक्शन कराते हैं और फाइनली जो रॉ मेटल हमको ऑप्टेन होता है इसका प्यूरिफिकेशन कराते हैं। इसके बाद अब इंडिविजुअल मेटलर्जी की बारी आती है। तो इंडिविजुअल मेटलर्जी में हम सबसे पहले जिंक की मेटलर्जी पढ़ रहे हैं। जिंक एक हिस्टोरिकल मेटल है, मींस प्री हिस्टोरिकल टाइम से ही जिंक को हम लोग यूज करते हुए आए हैं। और स्पेशली जिंक और कॉपर की एक एलॉय जिसे हम ब्रास कहते हैं, ये काफी पुराने टाइम से ही हम लोगों के जरिए या मानव सभ्यता के जरिए इसका यूज किया जाता रहा है। पहले ब्रास के कुछ और फॉर्म होते गए थे और टाइम के साथ टाइम बीइंग इसके डिफरेंट फॉर्म बनते गए, तो हम ब्रास कई फॉर्म में यूज करते हैं। तो प्री हिस्टोरिकल एज से जिंक और ब्रास की नॉलेज हम सभी लोगों को है, मीन्स ह्यूमन बीइंग को है। जिंक की मेटलर्जी चालू करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जिंक के कौन कौन से ओर हैं। तो जो जिंक के इंपॉर्टेंट ओर हैं उनको मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले जिंक ब्लेंड ZnS जो जिंक का प्रिंसिपल ओर है। इसके अलावा कैलामाइन ZnCO3 जो जिंक का कार्बोनेट ओर है और जिंकाइट ZnO जो जिंक का ऑक्साइड ओर है। तो इन तीन ओर के जरिए स्पेशली जिंक को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अभी आज जो हम मेटलर्जी पढ़ेंगे उसमें मेजर हमारा पार्ट होगा कि हम जिंक ब्लेंड से जिंक को कैसे ऑब्टेन करते हैं। साथ में इन दोनों का भी कुछ हिस्सा लेते हुए चलेंगे। तो जिंक ऑब्टेन करने के लिए जो स्टेप्स हम यूज करते हैं या जो मेटलर्जी प्रोसेस हम यूज करते हैं, इसमें दो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के लिए हम कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। ये थोड़ा सा पुराना प्रोसेस है और पुराने टाइम से ही जिंक की मेटलर्जी में यूज होता गया है। मींस हम कार्बन के जरिए जिंक को रिड्यूस कर लेते हैं, मेटल के अंदर उसके ओर को रिड्यूस कर लेते हैं। मॉडर्न मेथड में इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, इसके अंदर हम काफी प्योर फॉर्म में जिंक को ऑब्टेन करते हैं। तो हम सबसे पहले कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में जिंक का रिडक्शन करेंगे। अब हम सबसे पहले जिंक की कार्बन रिडक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे और कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में जो स्टेप इन्वॉल्व हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो मेटलर्जी का पहला स्टेप तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर ही होता है। तो जिंक के जो ओर है उनके कंसंट्रेशन में अगर कैलामाइन है तो उसको हम ग्रेविटी सेपरेशन के जरिए कंसंट्रेट कर लेते हैं। सपोज करो उसके अंदर अगर आयरन की इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, मींस आयरन के ओर की आयरन ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, तो हम उसको मैग्नेटिक सेपरेशन के जरिए कंसंट्रेट कर लेते हैं। जिंक ब्लेंड को जो उसका प्रिंसिपल ओर है उसको कंसंट्रेट करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जिंक ब्लेंड एक सल्फाइड ZnS इसका फॉर्मूला होता है। तो जिंक ब्लेंड एक सल्फाइड ओर है और सल्फाइड ओर को हम कंसंट्रेट करने के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं। इस फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड को मैंने जनरल मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में आपको बता दिया है, फिर भी कुछ हम इसके अंदर रिवाइज करेंगे। फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक बड़े स्टील के टैंक के अंदर ओर को ले लेते हैं और इसके साथ इसमें वाटर और ऑयल भी डाल देते हैं। साथ में एयर पास करने के लिए इसके अंदर ट्यूब्स लगा देते हैं। एयर पास करने के लिए इसके अंदर ट्यूब्स लगा देते हैं। तो इसमें क्या क्या लिया है, इसमें हम ऑयल लेते हैं। सबसे पहले ओर प्लस ऑयल प्लस वाटर और इसमें से एयर का फ्लो चालू करते हैं। ऑयल इसके अंदर फ्लोथर की तरह यूज किया जाता है और इसमें नॉर्मली नॉन एडिबल ऑयल जैसे पाइन ऑयल वगैरह यूज करते हैं।
इसमें कलेक्टर यूज करते हैं। कलेक्टर के तौर पर हम सोडियम या पोटेशियम मिथाइल जेंथेट यूज करते हैं। साथ में कोई डिप्रेसेंट या एक्टिवेटर यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा फिर से इसमें बता रहा हूं कि सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ओर और गैंग या मैट्रिक्स की डिफरेंट वेटिंग नेचर की बेसिस पर परफॉर्म किया जाता है। ओर होते हैं सल्फाइड ओर, वो ऑयल से जल्दी गीले होते हैं, जबकि गैंग या मैट्रिक्स पानी से जल्दी गीली होती है। तो हम ओर को कंसंट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को लेते हैं, इसके साथ कोई फ्रोथ प्रोड्यूसिंग एजेंट, और इसमें नॉर्मली पाइन ऑयल या एक्टिवेटर पाइन ऑयल या नॉन एडिबल कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। कलेक्टर के तौर पर हम सोडियम मिथाइल या जेंथेट या पोटेशियम मिथाइल जेंथेट यूज करते हैं, और कलेक्टर की सरफेस पर एब्जॉर्ब होकर फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाता है या एयर बबल के साथ ऊपर आ जाता है, जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। कई बार इसके अंदर एक्टिवेटर डाला जाता है जो फ्रोथ को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। कॉपर सल्फेट एक बहुत अच्छा एक्टिवेटर है, और इसके अंदर डिप्रेसेंट डालते हैं तो सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, ये इसके अंदर डिप्रेसेंट की तरह वर्क करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिप्रेसेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। डिप्रेसेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो किसी पर्टिकुलर ओर को फ्रोथ के साथ कलेक्ट होने में रोक देता है। जैसे गैलेना पीबीएस के साथ ZnS और FeS2 की इंप्यूरिटीज होती है। अगर हम गैलेना को फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए कंसंट्रेट करते हैं तो उसमें ZnS और FeS2 भी मिस पायराइट भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सोडियम साइनाइड जैसा कोई डीएक्टिवेटर डाल देते हैं। ये डिप्रेसेंट या डीएक्टिवेटर डिप्रेसेंट है, ये फ्रोथ के साथ ZnS और FeS2 के कलेक्ट होने को रोक देता है या उसके साथ इकट्ठे होने को रोक देता है, और केवल पीबीएस गैलेना ही फ्रोथ के साथ ऊपर आता है। तो इसमें स्टेप क्या होते हैं कि जब एयर का फ्लो करते हैं तो ये फ्रोथ बनता है और सल्फाइड ओर इस फ्रोथ के साथ इकट्ठा हो जाता है, ऊपर आ जाता है, और हम इसको फ्रोथ को कलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर इकट्ठा होकर आ जाता है, इस फ्रोथ को हम कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमको सल्फाइड ओर कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है। तो इस तरह से फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए हम सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेशन के बाद जो अगला स्टेप आता है वो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग होता है। वो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग होता है। तो सेकंड स्टेप है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अगर जिंक का ऑक्साइड हो या कार्बोनेट हो प्रेजेंट है, जैसे जिंक ब्लेंड के बजाय अगर हम कैलामाइन या जिंकाइड को ले रहे हैं तो हम कैल्सिनेशन कराएंगे, और जिंक ब्लेंड को ले रहे हैं तो हम रोस्टिंग कराएंगे। सपोज करो हमारे पास ZnCO3 है, तो इसको हम हीट करेंगे तो ये ZnO प्लस CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप कैल्सिनेशन के अंदर आता है। लेकिन अगर सल्फाइड ओर है हमारे साथ पास तो उसकी हम रोस्टिंग कराएंगे। रोस्टिंग में ZnS है, ये ऑक्सीजन के फ्लो में हीट किया जाता है। तो ऑक्सीजन के फ्लो में हीट किया जाएगा तो 2ZnO प्लस SO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, और ZnO हमें रोस्टेड फॉर्म में मिल जाता है। तो जब कंसंट्रेशन के बाद दूसरा स्टेप आता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, मीन्स या तो कैल्सिनेशन होगा या रोस्टिंग होगा। तो अगर कार्बोनेट या ऑक्साइड ओर है तो कैल्सिनेशन होगा, और अगर सल्फाइड ओर है तो इसका हम रोस्टिंग कराएंगे। तो रोस्टिंग के लिए हम जो टेम्परेचर है वो 850 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखते हैं। ध्यान देना है कि टेम्परेचर को हम 850 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखते हैं। अदरवाइज अगर इसका टेम्परेचर 850 डिग्री सेल्सियस से कम रहा तो ZnS O2 से ऑक्सीडाइज होके ZnSO4 बना लेगा, अगर हमने इसका टेम्परेचर 850 डिग्री सेल्सियस से कम रखा। और बाद में जब हम इसको हीट करेंगे तो बजाय ये मेटल के ये फिर से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम टेम्परेचर को रोस्टिंग में 850 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखते हैं।
तो इसके बाद जो रोस्टेड ओर मिल गया है हमको, अब हम उसका रिडक्शन मेटल के अंदर करेंगे। अब अगले स्टेप में हम जो रोस्टेड ओर हमको मिल गया है, जो जिंक ऑक्साइड रोस्टेड ओर के फॉर्म में हमको मिल गया है, इसको हम जिंक में रिड्यूस करेंगे। मीन्स अगला स्टेप होगा रिडक्शन ऑफ ZnO टू जिंक। इसके लिए हम क्या करेंगे कि रोस्टेड ओर को एंथ्रासाइट कोक के साथ मिलाकर हम फर्नेस के अंदर 1400 से लेके 1450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। इस स्टेप में हम कोक के अमाउंट को बढ़ाकर रखते हैं। मीन्स हम जो रोस्टेड ओर को रिड्यूस करते हैं वो एक्सेस ऑफ कोक की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं, और जिंक ऑक्साइड कोक की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन कैसे होती है इसके अंदर कि ZnO है, ये कोक से रिएक्ट करके 1400 से लेके 1450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इसको हम फिर से फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। स्पेशली वर्टिकल रिटार्ट मेथड में इसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम कार्बन को एक्सेस अमाउंट में रखते हैं। मीन्स कोक जो लिया जाता है उसको एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। अगर हम कोक को एक्सेस अमाउंट में ना लें तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाती है। 2 ZnO प्लस C इक्विलिब्रियम 2 Zn प्लस CO। और इसमें ये जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर एक इक्विलिब्रिया शिफ्ट हो जाता है। तो इक्विलिब्रिया होने की वजह से ये रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाती है और जिंक से हमको फिर से जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाता है। तो ये मेटलर्जी में हमारे लिए प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन को या कोक को एक्सेस में लेते हैं। कोक जो एक्सेस में है वो इस CO2 को रिएक्शन मिक्सचर से हटा देगा। कैसे हटाएगा कि CO2 प्लस C हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके 2CO का फॉर्मेशन करता है, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की वजह से CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो वो इक्विलिब्रिया से हट गया। और ली सेटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट को हम इक्विलिब्रियम से हटा देते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाती है। तो जिंक को वापस जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए हम इसके अंदर कार्बन को या कोक को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। तो इस तरह से हमको कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में जिंक मिल जाता है। ये मिलने वाला जिंक वेपर फॉर्म में होता है। ये जो जिंक हमको मिलता है ये वेपर फॉर्म में होता है और हम इसकी रैपिड कूलिंग कराते हैं। तो रैपिड कूलिंग करने के बाद जो जिंक हमको मिलेगा उसको हम स्पेल्टर बोलते हैं या जिंक स्पेल्टर बोलते हैं। इस स्पेल्टर जो वर्ड है वो रॉ जिंक के लिए यूज किया जाता है। जो जिंक इम्प्योर फॉर्म में है इसको हम स्पेल्टर बोलते हैं। तो स्पेल्टर हमको इसमें ऑब्टेन होता है और बाद में हम इसका प्यूरिफिकेशन कराते हैं। तो जो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस है ये नॉर्मली 2 मेथड के जरिए होता है। एक ओल्ड प्रोसेस है जिसे हम बेल्जियन प्रोसेस कहते हैं या इसे हम बैच प्रोसेस भी कहते हैं, और दूसरा प्रोसेस है जो मॉडर्न प्रोसेस है, जो वर्टिकल रिटार्ड प्रोसेस है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है और इसमें कंटिन्यूअसली हम रोस्टेड ओर को कोक के साथ मिलाकर उसके अंदर फिल करते जाते हैं चार्ज लग के तौर पर, और हमको लगातार स्पेल्टर या जिंक स्पेल्टर ऑब्टेन होता जाता है। तो हम एक एक करके दोनों मेथड पढ़ेंगे। ओल्ड बेल्जियन प्रोसेस भी पढ़ेंगे और मॉडर्न वर्टिकल रिटार्ड प्रोसेस भी पढ़ेंगे। ये जिंक की मेटलर्जी के कार्बन रिडक्शन प्रोसेस का बेल्जियन प्रोसेस में एक रफ डायग्राम है। इसके अंदर एक फायर क्ले का बना हुआ रिटॉर्ट होता है। ये फायर क्ले का बना हुआ रिटॉर्ट होता है जिसमें क्ले पाइप लगा होता है जो कंडेंसर की तरह काम करता है। इस रिटॉर्ट के अंदर हम रोस्टेड और ZnO प्लस कोक को लेके फिल कर देते हैं और इस पूरी असेंबली को हम फर्नेस में लगा देते हैं जिसमें प्रोड्यूसर गैस फ्यूल की तरह काम कर रही होती है, और प्रोड्यूसर गैस से इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अभी ये रिसीवर नहीं होता है तो शुरुआत में रिएक्शन होती है वही वाली कि ZnO कार्बन से रिएक्ट करके Zn प्लस CO का फॉर्मेशन करता है,
और जिंक वेपर फॉर्म में बनता है। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, उसके मुंह पर ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलती है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड का जलना रुक जाता है तो फिर जिंक वेपर इसमें से आना चालू हो जाती है। उसी समय हम इस रिसीवर को इससे कनेक्ट कर देते हैं, और ये आने वाली जो वेपर है वो कंडेंसर और रिसीवर में इकट्ठी होती जाती है। कंडेंसर और रिसीवर में इकट्ठी होती जाती है, जिसको हम स्पेल्टर बोलते हैं। ये जो स्पेल्टर है ये रॉ जिंक है जिसमें इंप्यूरिटीज रहती है, तो स्पेल्टर के फॉर्म में जिंक यहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये ओल्ड वेल्जियन प्रोसेस है। इसको हम बैच प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये बैच में परफॉर्म की जाती है। एक बैच हो जाता है, उसके बाद दोबारा से इसको यूज किया जाता है। ये लगातार प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम इसको बैच प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको मॉडर्न वर्टिकल रिटार्ड प्रोसेस बता रहा हूं। बेल्जियन प्रोसेस के बाद अगला है वर्टिकल रिटार्ड प्रोसेस। इसे हम न्यू जर्सी प्रोसेस भी बोलते हैं। ये जिंक की मेटलर्जी का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मीन्स इस वर्टिकल रिटार्ड के अंदर हम चार्जिंग डोर के जरिए लगातार जिंक ऑक्साइड और कोक के लम्स डालते जाते हैं, और हमको कंटिन्यूअस जिंक स्पेल्टर मिलता जाता है। और जो वेस्टेज मटेरियल है वो इस स्क्रू कन्वेयर के जरिए हमको बाहर निकालते जाते हैं। चूंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए ये मॉडर्न प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। मैं इसको एक बार आपको समझाता हूं प्रॉपरली। इसके अंदर एक वर्टिकल रिटार्ट रहता है, जिसके चारों तरफ ये हीटिंग जैकेट रहती है। वर्टिकल रिटार्ट के चारों तरफ हीटिंग जैकेट रहती है, जिसमें प्रोड्यूसर गैस और हॉट एयर के जरिए हम इस रिटार्ट को लगातार गर्म करते रहते हैं। चार्जिंग डोर के जरिए हम ZnO और कोक को मिक्स करके मोलासेस की हेल्प से उसके लम्स बना लेते हैं। मोलासेस क्या करता है, ZnO और कोक को मिलाकर लम्स बनाने में या ब्रिक बनाने में, ब्रिक टाइप का बना लेते हैं, ब्रिक बनाने में हेल्प करता है, उसको बाइंड रखने में हेल्प करता है। तो हम मोलासेस की हेल्प से जिंक ऑक्साइड और कोक के लम्स बना लेते हैं, जिसको हम चार्जिंग डोर के जरिए लगातार इसमें भरते जाते हैं। इसमें रिएक्शन होती है, ZnO कोक से रेड्यूस होके जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमको इस रास्ते से निकलती है, जो फिर से प्रोड्यूसर गैस के साथ फ्यूल की तरह काम में लाई जा सकती है। मीन्स यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड वेस्टेज नहीं जाती है, उसको फिर से फ्यूल की तरह हम यूज कर लेते हैं। और जो जिंक बनता है ये वॉलेटाइल फॉर्म में बनता है, और ये इस रास्ते से होता हुआ कंडेंसर में कंडेंस हो जाता है, और जो कंडेंसर में कंडेंस हुआ है इसे हम स्पेल्टर बोलते हैं। तो इस तरह से वर्टिकल रिटार्ड प्रोसेस के अंदर हम जिंक की मेटलर्जी कर लेते हैं। तो आप इसको नोट कर लें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो स्पेल्टर मिला है, इस स्पेल्टर से हम जिंक को प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो अब अगले स्टेप में हम जिंक स्पेल्टर से जिंक को कैसे ऑब्टेन करते हैं, प्योर जिंक को कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये मैं बता रहा हूं। जिंक का प्यूरिफिकेशन हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के जरिए करते हैं। मीन्स जो जिंक स्पेल्टर हमको मिलता है वो एक क्रूड जिंक है, क्रूड मेटल है, और इसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज रहती हैं। इन इंप्यूरिटीज को दूर करने का स्टेप प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड जिंक के अंदर आता है, और इसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। लिक्विडेशन मेथड के जरिए भी इसको प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका प्रॉपर मेथड है। जिंक में आयरन, लेड, कैडमियम और आर्सेनिक जैसी इंप्यूरिटीज होती हैं। मीन्स जिंक स्पेल्टर के अंदर आयरन, लेड, जिंक, कैडमियम, आर्सेनिक ये सारा रहता है। अब इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के जरिए कैसे ऑब्टेन करते हैं। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट 907 डिग्री सेल्सियस होता है, कैडमियम का 767 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी वॉलेटाइल सब्सटेंस है,
और इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहते हैं। तो हम सबसे पहले इसको 950 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिस्टिल करते हैं। तो 950 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिस्टिल करेंगे तो आयरन और लेड जैसी इंप्यूरिटीज ये सॉलिड फॉर्म में रह जाएगी और ये वेपर के साथ अलग हो जाएगी। और वेपर को कंडेंस करने पर हमको जिंक, कैडमियम, ये सारी चीजें ऑब्टेन हो जाएंगी। अब हम इसके बाद इसका फिर से डिस्टिलेशन करते हैं और इस बार का टेम्परेचर रखते हैं हम 800 डिग्री सेल्सियस। तो 800 डिग्री सेल्सियस पर ये बाकी इंप्यूरिटीज है ये वेपर फेज में चली जाएंगी और जिंक जो है वो सॉलिड फेज में रह जाएगा। कब? जब हम इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस पर मैं इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट करता हूं। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिपीटिंग डिस्टिलेशन मेथड के जरिए हम प्यूरिफाई करते हैं। इसमें जो इंप्यूरिटीज होती हैं उसमें कुछ का बॉइलिंग पॉइंट जिंक से ज्यादा और कुछ का बॉइलिंग पॉइंट जिंक से कम होता है। जो स्पेल्टर के अंदर मेन कंटेंट होते हैं उसमें आयरन, लेड, जिंक, कैडमियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा रहता है। इसको पहले हम 950 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म डिस्टिल करते हैं। तो जिंक जिसका बॉइलिंग पॉइंट 907 डिग्री सेल्सियस है, कैडमियम 767 डिग्री सेल्सियस है और आर्सेनिक जैसी वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज इवेपोरेट हो जाती है और सॉलिड के फॉर्म में हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले मटेरियल, आयरन, लेड जैसे मटेरियल बचे रह जाते हैं। इन वेपर को कंडेंस कर लेते हैं और फिर से 800 डिग्री सेल्सियस पर इसको डिस्टिल करते हैं। तो 800 डिग्री सेल्सियस पर जिंक सॉलिड फॉर्म में बचा रह जाता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 907 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कैडमियम, आर्सेनिक जैसी वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज इसके अंदर से रिमूव हो जाती है और हमको जिंक प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरह से रिपीटिंग डिस्टिलेशन मेथड या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के जरिए हम जिंक को ऑब्टेन कर लेते हैं। कार्बन रिडक्शन के बाद इसका मॉडर्न इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आता है जिसमें हम ओर को मेटल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओर को मेटल के अंदर कन्वर्ट करने के इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में सबसे पहला स्टेप जैसे उसमें होता है कि हम ओर का कंसंट्रेशन करते हैं। जो हमने कार्बन रिडक्शन मेथड के साथ पढ़ लिए हैं उन्हीं स्टेप्स में, उन्हीं तरीके से हम ओर को कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन वो कराते हैं। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, उसके बाद हम ओर का रोस्टिंग या कैल्सिनेशन कराते हैं जिससे कि हमको ZnO जिंक ऑक्साइड ओर का मिल जाए, मींस ओर जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में हमको मिल जाए। इसके बाद हम लीचिंग प्रोसेस कराते हैं, मींस जो जिंक ऑक्साइड हमको मिल गया है इसकी हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं। तो H2SO4 से रिएक्शन कराने पर ZnSO4 मिल जाता है प्लस वाटर मिल जाता है। तो जो रोस्टेड ओर है उसको हम सबसे पहले लीच करते हैं, मींस लीचिंग प्रोसेस करते हैं। उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो जिंक सल्फेट मिल जाता है और साथ में जो इंप्यूरिटीज हैं वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ सॉल्युबल और कुछ इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको फिल्टर आउट कर देते हैं जिससे कि इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज इससे अलग हो जाती है। अब जो सॉल्युबल इंप्यूरिटीज हैं इसके अंदर आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कैडमियम, सिलिका, एल्यूमिनियम इस तरह की इंप्यूरिटीज होती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लाइम वाटर डालते हैं। लाइम वाटर डालने से आयरन, मैग्नीज, सिलिका जैसी इंप्यूरिटी प्रेसिपिटेट हो जाती है। सपोज करो आयरन FeSO4 के फॉर्म में है और जब हमने लाइम वाटर डाला मींस CaOH होल ट्वाइस डाला तो ये FeOH होल ट्वाइस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा प्लस CaSO4 बनाएगा। तो आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम जैसी इंप्यूरिटीज हाइड्रोक्साइड बनाकर प्रेसिपिटेट हो जाती है। लेकिन अभी इसके अंदर कॉपर, कैडमियम जैसी इंप्यूरिटीज बची रह गई है। इन इंप्यूरिटीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जिंक ही डालते हैं। तो CuSO4 है प्लस जिंक डालेंगे। तो बच्चे कह सकते हैं सर ये जिंक कैसे डाल दिया, जिंक तो हम ऑब्टेन कर रहे हैं।
कोई बात नहीं है, एक बार इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाए हम इस जिंक को फिर से रिकवर कर लेंगे, तो उसके अंदर वेस्टेज नहीं जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे बाकी जिंक रिकवर होगा ये भी रिकवर हो जाएगा। तो ZnSO4 के फॉर्म में जिंक डिजॉल्व हो जाएगा प्लस कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ऐसे कॉपर, कैडमियम, ये दोनों की इम्प्यूरिटीज हम इससे रिमूव कर लेते हैं। अब कोबाल्ट और निकल जैसी जो इम्प्यूरिटीज हैं इनको हम ऑर्गेनिक एसिड डाल के प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, और जब ये सारी चीजें प्रेसिपिटेट हो जाती हैं तो इनको फिल्टर कर लेते हैं और हमको क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है। अब इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेते हैं और प्योर एल्युमिनियम का कैथोड, ध्यान दें प्योर एल्युमिनियम का कैथोड और लेड का एनोड लेते हैं। लेड का एनोड और एल्युमिनियम का कैथोड लेते हैं और ये जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के तौर पर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर प्योर जिंक एल्युमिनियम कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। अब प्योर जो जिंक है वो एल्युमिनियम कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। जब ये काफी बल्कि हो जाता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको गर्म करते हैं। हीट करने पर जिंक मेल्ट होकर कैथोड से बहकर बाहर आ जाता है। इस एल्युमिनियम कैथोड को हम फिर से यूज कर सकते हैं। जब ये जिंक बाहर आ गया तो इससे जैसा भी हमको बनाना है, ग्रेनुलर जिंक बनाना है, तो हम इसको मेल्ट करके वाटर के अंदर डालते हैं तो ग्रेनुल के फॉर्म में जिंक हमको मिल जाता है। या फिर 150 डिग्री सेल्सियस पर हम इसकी सीट प्रेस करते हैं तो सीट के फॉर्म में जिंक हमको मिल जाता है। और तो हमको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जो जिंक मिल रहा है ये प्योर जिंक होता है, इसको फिर से रिफाइन करने की जरूरत नहीं। तो ये सारी प्रोसेस है, ये जिंक की मेटलर्जी की प्रोसेस है।